हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द एमपीजी के नॉन टेक्निकल क्लासेस फॉर स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज, जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी कम है लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। कंपटीशन भी कम है क्योंकि देखा जाए, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट या मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि वैकेंसी कम है, तो जाहिर सी बात है अगर हम उस एडवांटेज का भी बेनिफिट लेने की कोशिश करते हैं तो कुछ ना कुछ फायदा तो हमें होने के चांसेस बनते ही हैं। ठीक है, चलिए बिना देरी के आज का लेक्चर शुरू करते हैं। उसके पहले एक रिकैप कर लेते हैं लास्ट लेक्चर्स का। पिछले दो लेक्चर्स में हम लोगों ने पढ़ा है एमपी का इंट्रोडक्शन, की एमपी किस तरह से फॉर्म हुआ, किस तरह से बना, किस टाइप के जिले जो फॉर्म हुए हैं इसमें या डिस्ट्रिक्ट जो है फॉर्म हुए हैं, और उसके बाद फिर कल हम लोगों ने सिंबल्स के बारे में देखा था कि स्टेट के क्या सिंबल्स एटसेट्रा हैं। तो आज का जो पार्ट है वो हम रियल स्टेटिक पार्ट पे अब आ रहे हैं आज से, एंड दैट इज द ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, यानी मध्य प्रदेश का भूगोल, उसकी हम आज के लेक्चर में बात करेंगे। तो बिना इधर उधर की बात किए सीधे क्लास पर आते हैं और उसको शुरू करते हैं, एंड इट इज ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश का भूगोल, जो हमारा आज का टॉपिक है। अब जब हम मध्य प्रदेश के भूगोल की बात कर रहे हैं तो देखो, सबसे पहली चीज जो हमें इसमें ध्यान में रखनी है, या सबसे पहली चीज जो हमें इसमें समझनी है, दैट इज कि मध्य प्रदेश जो है एक ज्योग्राफिकली देखें अपनी बाउंड्रीज में एक लैंडलॉक्ड, मतलब एक भू आविष्ठित राज्य है, लैंडलॉक्ड स्टेट है। अब लैंडलॉक्ड स्टेट का मतलब क्या है कि अगर आप भारत के नक्शे पर मध्य प्रदेश को देखेंगे, यू विल सी कि जो मध्य प्रदेश है वो पूरी तरह से चारों ओर भौगोलिक क्षेत्र में जमीन यानी भूमि से घिरा हुआ है, यानी कि भू आविष्ठित है, भू से घिरा हुआ, मतलब लॉक्ड इन ऑल डायरेक्शंस बाय लैंड, यानी कि उसके चारों ओर कोई ना कोई राज्य है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हो गया कि मध्य प्रदेश जो है उसके पास कोई सी बाउंड्री नहीं है, कोई एनी इंटरनेशनल बाउंड्री नहीं है, ये पूरी तरीके से बीचों बीच स्थित भारत का एक राज्य है जो भारत के ही अन्य राज्यों से जुड़ा हुआ है। तो इसीलिए हमने इसको भू आविष्ठित कहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है कि जो लोग बहुत बेसिकली शुरू कर रहे हैं उनको मोस्ट प्रोबेबली मैं मानता हूं कि इस बारे में नहीं पता होगा, तो आप इस बात को याद रखिएगा। और सबसे पहला कंसर्न ज्योग्राफी में हमें ये याद भी रखना पड़ता है, मध्य प्रदेश एक भू आविष्ठित राज्य है। और जवाहरलाल नेहरू के कहे अनुसार मध्य प्रदेश की जो आकृति नक्शे में भौगोलिक तौर पर दिखाई देती है वो एक बैठे हुए रेगिस्तानी ऊंट के जैसी है, यानी अ सिटिंग कैमल, उसके जैसी उसकी आकृति है। यानी अब भू अविष्ठित का मतलब क्या होगा, इसकी कोई समुद्र सीमा नहीं है और ना ही किसी अंतरराष्ट्रीय सीमा से ये लगता है, ना तो किसी इंटरनेशनल बॉर्डर से ये जुड़ता है और ना ही इसके पास कोई सी बॉर्डर है। इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट पार्ट जो इसमें आता है दैट इज ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति की अब बात कर लेते हैं। देखो, नक्शे में या मैप पर हमें किसी भी प्रकार की भौगोलिक स्थिति का जब पता लगाना होता है तो हम ज्यादातर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशंस का पता लगाते हैं। ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पोजीशंस होती क्या है? असल में पृथ्वी जो है, धरती जो है, उस पर परपेंडिकुलरली और हॉरिजॉन्टली खींची गई कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, इमेजिनरी लाइंस हैं। जो आड़ी यानी कि हॉरिजॉन्टल खींची जाती हैं उन्हें हम लैटिट्यूड्स कहते हैं, और जो सीधी खड़ी हुई यानी कि वर्टिकल खींची जाती हैं उन्हें हम लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। हिंदी में लैटिट्यूड्स को हम अक्षांश कहते हैं और लॉन्गिट्यूड्स को हम देशांतर कहते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थिति कैसी है, अगर देखो इसके बारे में थोड़ा सा 2 मिनट लेकर के मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो कि ये हमारी अर्थ है, ये हमारी पृथ्वी है, और ये पृथ्वी का मध्य से होकर गुजरने वाली लाइन है जिसे हम इक्वेटर कहते हैं, या कि फिर हम इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, क्योंकि ये भूमि के मध्य से जाती है इसलिए हम इसे भूमध्य रेखा कहते हैं, है ना। तो इस भूमध्य रेखा के समानांतर इस तरह से जो लाइन है ये पूरी तरीके से एक वृत्त बनाते हुए इस स्फीयर पर यानी कि इस गोले पर चलती है, और ये केंद्र से एक एंगल बनाती है, कोण बनाती है। जैसे ये पृथ्वी का केंद्र है, इससे अगर ये 5 अंश का कोण बनाती है तो इसे 5 अंश का अक्षांश यानी 5 डिग्री का लैटिट्यूड बोलते हैं। इसी तरीके से इसके नीचे की ओर 5 डिग्री का एंगल बनता है इस तरह से, तो इसे 5 डिग्री का लैटिट्यूड कहते हैं। अंतर क्या आता है कि जो इक्वेटर के ऊपर वाला लैटिट्यूड होता है उसे नॉर्थ कहते हैं और नीचे वाले का साउथ कहते हैं, यानी उत्तर और दक्षिण अक्षांश, है ना। इसी तरीके से पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव जो नॉर्थ पोल होता है और पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल होता है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से ही होकर गुजरती है, इसके साथ आने वाली जो आड़ी यानी कि वर्टिकल लाइंस होती हैं, ये देखो लंबवत रेखा, इनको हम देशांतर कहते हैं, ये लॉन्गिट्यूड लाइंस हैं। तो मध्य प्रदेश की इसी के अनुसार स्थिति मैं बता रहा हूं। तो ये हमेशा डिग्री और मिनट्स में काउंट होती है। किसमें काउंट होती है? डिग्री और मिनट्स में काउंट होती है कि कितने डिग्री पर ये मध्य प्रदेश की स्थिति है ना। तो देखो अब इसमें ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये वाले पार्ट में अगर ये नॉर्थ पोल की बात करूं मैं, तो देखो ये 2 अर्धगोलों में यानी हेमिस्फीयर में अर्थ को काट देता है। पहला जो हेमिस्फीयर है वो ईस्ट बनता है और ये वेस्ट बनता है, और इसी तरीके से ये जो इक्वेटर आपको दिख रही है ये नॉर्थ और साउथ में बांट रही है। तो इस तरीके से जो लैटिट्यूड्स है वो लैटिट्यूड्स हमेशा, जो मैं लैटिट्यूड्स की बात कर रहा हूं, है ना, अक्षांशों की बात कर रहा हूं, तो अक्षांश जो होते हैं वो हमेशा बेटा आपको दिखाई देंगे या तो नॉर्थ में या साउथ में, है ना। और अगर मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूं, मतलब
मैं देशांतर की बात कर रहा हूं तो देशांतर जो है आपको हमेशा ईस्ट में दिखाई देंगे या वेस्ट में दिखाई देंगे, पूर्व में दिखाई देंगे या पश्चिम में दिखाई देंगे। बस इतनी सी चीज आपको समझ लेनी है। जिनको बिल्कुल जीरो से बेसिक से शुरू कर रहे हैं ना जो लोग, उन लोगों के लिए मैंने ये चीज बताई है 2 मिनट के अंदर। जितना इजीली और जितना जल्दी हो सकता था उतना जल्दी हमने इसको कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट इसमें आता है कि मध्य प्रदेश की अब अक्षांशीय स्थिति और देशांतरीय स्थिति क्या है, यानी मध्य प्रदेश का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन क्या है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के बारे में जब मैं बात करता हूं, इट इज 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 21 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, यानी कि सीधे सीधे तौर पर 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 नॉर्थ लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन क्या है, 74 डिग्री 9 मिनट्स ईस्ट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट, यानी कि 74 डिग्री 9 मिनट पूर्व से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्व की ओर है ना। तो देखो अभी अगर आप इसको मैप में दिखाना चाहो तो वो भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं। जैसे मान के चले ये हमारा मध्य प्रदेश है ना, तो मध्य प्रदेश जो है वो कुछ इस तरीके का आपको नक्शे पर दिखाई देता है ना। अब ये जो मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा है, इस मध्य प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जो लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन इसकी होगी और लैटिट्यूडिनल पोजीशन होगी, तो ये देखो उत्तर से दक्षिण की ओर लैटिट्यूडिनल पोजीशन है, ये लैटिट्यूड्स हैं। इसको ये वाली जो लाइन है इसको मैं क्या बताता हूं, ये लैटिट्यूड है, ठीक है, मतलब अक्षांश है, ठीक है, ये अक्षांश है। अक्षांशीय स्थितियों के बारे में ये कह रहा है ना। तो अक्षांशीय स्थितियों के बारे में जब ये बता रहा है तो अक्षांशीय स्थिति हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये देखो ये 21 डिग्री 6 मिनट से कौन सा, नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ की ओर है। तो वो इस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा है। इन द सेम वे अगर मैं लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन की बात करता हूं तो ये देशांतरीय स्थिति है, ये आपको देशांतरीय स्थिति दिखती है 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से ये 82 डिग्री 48 मिनट 48 डिग्री 82 डिग्री 48 सेकेंड ईस्ट की ओर है। तो नॉर्थ नॉर्थ और ईस्ट ईस्ट में है। अब उसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं, मान के चलो ये अर्थ नहीं है कि सर्कल मान ले, इस सर्कल को हम 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर देते हैं, है ना। 4 क्वाड्रेंट्स में कैसे डिवाइड करते हैं कि ये पूरा का पूरा ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है, ये वाला ईस्ट है और ये वाला सॉरी ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है, ठीक है। ऐसे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, डायरेक्शन के सेंस में डिवाइड कर दिया। तो देखो ये वाला क्वाड्रेंट जो है ये नॉर्थ और ईस्ट है ना। ये वाला क्वाड्रेंट जो है नॉर्थ वेस्ट है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर ये साउथ आ रहा है, ये वाला कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट, और ये क्या हो जाएगा, साउथ ईस्ट, है ना। ये 4 क्वाड्रेंट है। अब मध्य प्रदेश किसमें आ रहा है, देखो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ईस्ट, यानी अर्थ के किस क्वाड्रेंट में होगा, इस वाले में ही होगा, नॉर्थ और ईस्ट इसमें आ रहे हैं। तो समवेयर कहीं इस पोजीशन पर मध्य प्रदेश होगा। तो इस तरीके से आप पोजीशनिंग करते हो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को मिला करके। तो जिनको नहीं पता बेसिकली बिल्कुल भी, वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में ये बात कर सकते हैं। स्पेशली जो सिविल वाले होंगे उनको तो सब पता ही होगा कि सिविल वाले विद स्टडीज का एक पार्ट बनना चाहिए, ये उनको तो जरूरी होता है। बाकी लोग अगर कोई ऐसे भी देख रहे हैं जो पूरी तरीके से नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से ही हो, उन लोगों को अगर नहीं पता हो तो ध्यान रखिएगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। बाकी तो इसका डिटेल कंसेप्ट हम लोग मुख्य ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ मध्य प्रदेश के लिए। और इनको भैया एज इट इज याद रखना है कि मध्य प्रदेश नॉर्दर्न, जो अगर हम बात करते हैं अक्षांशीय स्थिति की, लैटिट्यूडिनल पोजीशन की जब हम बात करते हैं, तो लैटिट्यूडिनल पोजीशन में ये 21 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 26 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ, और लॉन्गिट्यूडिनल पोजीशन में ये 74 डिग्री 9 मिनट ईस्ट से 82 डिग्री 48 मिनट ईस्ट की ओर है। तो ईस्ट ईस्ट नॉर्थ नॉर्थ, यानी नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द अर्थ स्फीयर जो है उसमें मिलता है। नेक्स्ट पार्ट पर हम लोग देखते हैं, अगला भाग क्या है कि इसका जो टोटल एरिया है, मतलब ये पूरा का पूरा जो एरिया है, जो कितना एरिया कवर कर रहा है इंडिया के टोटल लैंड में, तो ये 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर है। कितना है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। अब ये जो डिटेल मैंने दी है इसके एरिया के लिए जो डिटेल हम लोग देख रहे हैं, है ना, एरिया ऑफ एमपी के लिए, दैट इज 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर। क्या है, 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। लेकिन किसी किसी किताब में ये हो सकता है कि सर आपको ये चीज थोड़ी सी अलग दिखाई दे जाए। मतलब सर कहने का क्या है, हो सकता है आपको किसी किसी किताब में 3,08,245 किलोमीटर स्क्वायर दिख जाए, कुछ पुरानी बुक्स में ये लिखा होगा। अब ऐसा हुआ क्यों है,
मध्य प्रदेश के अमरकंटक रीजन के पास जो अनूपपुर और शहडोल जिले का हिस्सा होता है, उसके पास आपको एक वैली नजर आएगी जिसका नाम है किरार वैली, यानी कि किरार घाटी। ये किरार घाटी का मतलब क्या है, ये किरार घाटी क्या है तो समझो जरा। ये जो किरार वैली है, किरार घाटी है, एक डिस्प्यूटेड पार्ट था जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों के मध्य था। हालांकि इंटर स्टेट काउंसिल के एक रेजोल्यूशन के मुताबिक, एक संकल्प के मुताबिक अब किरार घाटी पूर्ण रूप से मध्य प्रदेश का हिस्सा है, लेकिन सालों तक छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद यानी डिवाइडेशन के बाद, छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश से सेपरेट होने के बाद किरार घाटी जो है, किरार वैली जो है, उस पर एक विवाद रहा। छत्तीसगढ़ के लिए उसका क्षेत्र रहा, मध्य प्रदेश के लिए उसका क्षेत्र रहा। तो दोनों अपने नक्शों में दर्शाते रहे और इस वजह से ये 7 किलोमीटर स्क्वायर का डिफरेंस आता रहा। तो अगर हम किरार घाटी को यहां से निकाल लेते थे तो 7 किलोमीटर स्क्वायर बाहर हो जाता था और हमारा जो एरिया होता था वो ये वाला हो जाता था। लेकिन अब ये एरिया ये ही है, और मैं इसलिए आपको ये चीज कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूं क्योंकि और किसी में नहीं जाना है हमें। हर साल नई साल के टाइम पर मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रमाणित या उनके द्वारा एक्यूरेट की हुई जो डायरी हमें मिलती है जिसमें मध्य प्रदेश की जानकारी दी जाती है, उसमें मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल यही दिया हुआ है। तो भौगोलिक तौर पर अगर मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल किसी बुक के अकॉर्डिंग ये सही माना भी गया तो भी हम उसके लिए एक वैलिड पॉइंट रख सकते हैं कि जब शासन खुद इसको स्वीकार कर रहा है तो ये स्वीकार करने वालों को हम क्यों सही माने। तो हम अपने क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में सही तो करवा पाएंगे, इसलिए हमें ये वाला याद रखना है, ना कि ये वाला याद रखना है, डिस्प्यूट सेटल्ड इन दिस क्लास। सीधी सी बात ये है ना। तो आप 3,08,252 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर याद रखिएगा। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश जो है वो इस नाते से भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत घेरता है, क्योंकि भारत का कुल क्षेत्रफल अगर आप देखो तो इसके नियर बाई 10 टाइम्स है, जो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्या इंडिया के लिए अगर आप बात करो तो इंडिया का जो टोटल एरिया आता है वो 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। और वहीं पर मध्य प्रदेश की जब आप बात कर रहे हो तो मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल हम देख रहे हैं 3,08,252 किलोमीटर स्क्वायर, ऑलमोस्ट 10% के आसपास ही है, और वो है भी मतलब नियर बाई 10%, 9.38% मध्य प्रदेश का भारत के कुल क्षेत्रफल का कवर करता है मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल। यानी कि भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य मध्य प्रदेश ही है, मतलब बाई एरिया इट इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। हालांकि विभाजन से पूर्व अगर देखा जाए तो जो मध्य प्रदेश था वो अपने आप में, मैं किसकी बात कर रहा हूं, क्योंकि जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के साथ शामिल था, इस बात को ध्यान रखना है ना। और अब अगर बात कर दी जाए वर्तमान मध्य प्रदेश की, यानी कि प्रेजेंट मध्य प्रदेश की, जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बाद विभाजन में आ चुका है, तो अब मध्य प्रदेश को क्रॉस करके राजस्थान फर्स्ट पोजीशन पर आ गया और मध्य प्रदेश सेकंड पर आ गया। तो ऑलमोस्ट उस समय पर जो है मध्य प्रदेश इन डिस्प्यूट्स के बाद और छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद अपनी स्थिति को बदल रहा है ना। तो ये भी ध्यान रखना, इंडिया के कुल एरिया का कितना है 9.38%। तो आफ्टर राजस्थान, राजस्थान के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है वो मध्य प्रदेश आ जाता है। हालांकि विभाजन के पूर्व जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब मध्य प्रदेश भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य था, इस बात को भी ध्यान रखना जो मैंने बताया आपको, है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं। अगला भाग यहां पर आ रहा है मध्य प्रदेश का बॉर्डर, मध्य प्रदेश की सीमाएं। सो व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉर्डर ऑफ मध्य प्रदेश, जब हम मध्य प्रदेश की सीमाओं की बात कर रहे हैं, हमें याद रखना है मध्य प्रदेश की जो सीमाएं हैं वो अंतर राज्यीय स्तर पर यानी कि इंटर स्टेट लेवल पर कुल 5 राज्यों से मिलती हैं। वो 5 राज्य कौन कौन से हैं, कहां कहां आते हैं, तो सुन लो। 5 राज्य जैसे उत्तर में उत्तर प्रदेश है, इसके वेस्ट और नॉर्थ में चले जाओगे तो आपको राजस्थान मिलता है, इसके बाद इसके वेस्ट में पूरी तरीके से आपको गुजरात मिलता है, इसके दक्षिण में आपको महाराष्ट्र मिलता है और इसके पूर्व में आपको छत्तीसगढ़ मिलता है। उत्तर प्रदेश जो है इससे 14 जिले जुड़ते हैं, राजस्थान से 10 जिले जुड़ते हैं, गुजरात से सबसे कम 2 जिले जुड़ते हैं, महाराष्ट्र से तकरीबन 9 जिले जुड़ते हैं और छत्तीसगढ़ से अब 7 जिले जुड़ते हैं। तो इस तरीके से हमें ये प्रदेशों के बारे में मिलता है। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, पश्चिम में गुजरात से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पूर्व में छत्तीसगढ़ से। और मध्य प्रदेश के ये जो जिले हैं वो कितने नंबरों में जुड़ते हैं ये भी आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर आप देखो कि जैसे भिंड हो गया, दतिया हो गया, शिवपुरी हो गया, अशोकनगर हो गया, सागर हो गया, निवाड़ी हो गया, टीकमगढ़ हो गया, छतरपुर हो गया, पन्ना हो गया, सतना हो गया, रीवा, मऊगंज, अब मऊगंज भी शामिल हो चुका है ना, सिंगरौली हो गया। ये किससे जुड़े हुए हैं, उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से सिंगरौली का एक भाग छत्तीसगढ़ में आ जाता है, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, ये किसमें जुड़े हुए हैं, छत्तीसगढ़ में। इसी तरीके से बालाघाट का क्षेत्र सिवनी, पांडुरना, छिंदवाड़ा, बैतूल, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर महाराष्ट्र से आते हैं और अलीराजपुर और झाबुआ दोनों गुजरात से भी जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से अगर आप राजस्थान की बात करते हो तो राजस्थान से भी जैसे आपका मुरैना हो गया, श्योपुर हो गया, शिवपुरी हो गया, गुना हो गया, राजगढ़ हो गया, आगर मालवा हो गया, मंदसौर हो गया, नीमच हो गया, रतलाम हो गया, झाबुआ का एक हिस्सा हो गया,
ये किससे जुड़ा हुआ है, ये राजस्थान से जुड़ा हुआ है। तो अगर आप नक्शे में इसको पॉइंट आउट करेंगे तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा और बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ मैप में पॉइंट आउट करने से याद होगा, रटने से याद नहीं होगा। मैं आपको पहले भी बोल रहा हूं, ज्योग्राफी को जब आप पढ़ रहे हो और मध्य प्रदेश ही क्या किसी भी चीज के लिए पढ़ो, यू हैव टू गो थ्रू द मैप स्टडीज। आपको मैप स्टडीज करनी पड़ेंगी और मैप क्यों भरकर बना करके ही उसको आगे ले जाना पड़ेगा, राइट। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, इसकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। नॉर्थ से साउथ यानी इसके नॉर्दर्न लैटिट्यूडिनल पॉइंट से लेकर सदर्न लैटिट्यूडिनल पॉइंट और ईस्टर्न लैटिट्यूड पॉइंट लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट से लेकर के वेस्टर्न लॉन्गिट्यूडिनल पॉइंट तक की टोटल डिस्टेंसेस क्या है। आप ये मान लो मैं मध्य प्रदेश हूं एक इंसानी रूप में और मेरे सर से लेकर पांव तक की लंबाई यानी मेरी वर्टिकल दूरी कितनी है टोटल, और मेरे दाएं हाथ से बाएं हाथ की लंबाई यानी कि मेरे टोटल दाएं और बाएं के हाथों की लंबाई के बराबर की दूरी कितनी है। जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो मुझे बस इतना से याद रखना है, ये देखो 605 किलोमीटर, ये देखो 870 किलोमीटर, है ना। तो जब मैं 605 किलोमीटर की बात कर रहा हूं, ये ऊपर से लेकर नीचे तक वर्टिकल लेंथ ऑफ मध्य प्रदेश है, और ये 870 किलोमीटर जो है वो मध्य प्रदेश की हॉरिजॉन्टल लेंथ है। इसको हमें याद रखना है। 605 किलोमीटर और 870 किलोमीटर, ये दो चीजें हमें को याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, ज्योग्राफिक डिवीजन, भू आकृतिक विभाजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में हमें बात करनी पड़ेगी और इसी से प्रश्न बनते हैं। इंटरव्यूज के टाइम पर भी इससे क्वेश्चंस बनने की संभावना है, नॉट ओनली ऑन योर रिटन्स, है ना। तो इसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। देखो, जब ज्योग्राफिकली मध्य प्रदेश को हम स्टडी कर रहे हैं, भौगोलिक तौर पर जब हम मध्य प्रदेश को पढ़ रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, सो द बेसिक और द मेन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट इट इज कि मध्य प्रदेश को पढ़ने के लिए हमने मध्य प्रदेश को उसकी ज्योग्राफिकल फीचर्स के बेसिस पर कुछ डिफरेंट रीजन्स में डिवाइड किया हुआ है। माने वी हैव डिवाइडेड द मध्य प्रदेश ज्योग्राफिकली इन डिफरेंट रीजन्स। ये अलग अलग क्षेत्र जो हैं ये बेसिकली तीन भागों में बांटे गए हैं। पहला है मध्य उच्च प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश का पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा है मध्य प्रदेश का पूर्वी पठार यानी बघेलखंड का पठार। यद्यपि मध्य उच्च प्रदेश यानी सेंट्रल हाईलैंड्स जिसकी मैं बात कर रहा हूं पहले पार्ट की, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भूभाग होता है। इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स जो हैं वो मध्य भारत का पठार है, सेंट्रल इंडियन प्लेटू है, मालवा का पठार जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग है उसकी हम इसमें बात करेंगे। विंध्यन कंगारी रीजन या रीवा पन्ना पठार, विंध्य कगारी क्षेत्र या रीवा पन्ना का पठार, इसकी हम लोग इसमें बात करेंगे। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र यानी बुंदेलखंड का क्षेत्र, उसकी हम लोग इसमें बात करेंगे। इसी तरीके से नर्मदा सोन घाटी, नर्मदा सोन वैली, इसकी हम बात करेंगे। पर्वतीय क्षेत्रों में जब हम जाते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण पर्वतीय श्रेणी जो है वो सतपुड़ा मैकल श्रेणी है। तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को इसके दूसरे भौगोलिक भाग में हम विभाजित करेंगे, और इसी तरीके से तीसरे भौगोलिक भाग में हम जाएंगे तो हम बघेलखंड का पठार या पूर्वी मध्य प्रदेश में पूर्वी पठार जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये चीजों के बारे में हम लोग पहले एक आइडिया तैयार कर लेते हैं, उस आइडिया को तैयार करके फिर उस पर हम चलते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि भू आकृतिक विभाजन किस तरीके से हुआ है ना। तो ज्योग्राफिकल डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं, ज्योग्राफिकल डिवीजन की जब हम बात कर रहे हैं तो मैंने क्या बताया किस तरह से करना है। तो हमें कुछ इस तरह से इसके लिए जाना होगा कि मध्य प्रदेश का जो ज्योग्राफिकल डिवीजन है, ज्योग्राफिकल डिवीजन है यानी भौगोलिक विभाजन है, इसे हम तीन भागों में बांट रहे हैं। पहला हो गया मध्य उच्च प्रदेश, यही सबसे बड़ा भूभाग है। सेंट्रल हाईलैंड इंग्लिश वालों के लिए। दूसरा हो गया माउंटेन रीजन, पर्वतीय क्षेत्र, और तीसरा हो गया पूर्वी पठार, ईस्टर्न प्लेटू। राइट। तो जब हम मध्य उच्च प्रदेश की बात कर रहे हैं, सेंट्रल हाईलैंड्स, इसमें आने वाले पठारी क्षेत्रों में आप जाकर देखेंगे तो सेंट्रल इंडियन प्लेटू, यानी कि मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे मालवा प्लेटू,
मालवा का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड का पठार, विंध्य कंगारी रीजन, विंध्य कगारी क्षेत्र, इसी को हम रीवा पन्ना प्लेटू के नाम से भी जानते हैं, जो रीवा और पन्ना जिलों में स्थित है। रीवा पन्ना प्लेटू इज वेरी रिच इन डायमंड सर, खतरनाक तरीके से, हीरा ही हीरा। रीवा और पन्ना का पठार, राइट। और फिर एट लास्ट यहां पर नर्मदा सोन वैली, नर्मदा सोन वैली यानी नर्मदा सोन घाटी। ठीक है भैया, देख लो एक बार अच्छे से। और फिर माउंटेन रीजन्स की मैं बात करूं तो यहां सतपुड़ा मैकल श्रेणी आ जाती है, सतपुड़ा मैकल रेंज यानी सतपुड़ा मैकल श्रेणी। एज वेल एज विंध्य माउंटेन, विंध्य पर्वत। हालांकि इसमें अरावली का भी एक हिस्सा आता है पश्चिमी क्षेत्र में। पूर्वी पठार में हम बघेलखंड प्लेटू को पढ़ेंगे। अब आप इसको देख करके समझ रहे होंगे कि मैंने जो रीजन्स लिखे हैं ज्योग्राफिकली, उनमें देखो सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है, सबसे ज्यादा कौन सा रीजन है, सबसे ज्यादा पठारी रीजन है यानी प्लेटू रीजन है। चाहे आप किसी भी एरिया की बात कर लो तो मध्य प्रदेश जो है उसमें मैदानी क्षेत्र आपको कम दिखता है ना, प्लेन एरियाज कम दिखते हैं और प्लेटू रीजन ज्यादा दिखते हैं। सेंट्रल इंडियन प्लेटू, मालवा प्लेटू, फिर बघेलखंड प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, रीवा पन्ना प्लेटू। तो आप देखो, और उसके बाद जो बचा हुआ पर्वतीय क्षेत्र, तो मैदानी क्षेत्र में बहुत कमी है, मैदानी क्षेत्र बहुत कम दिखाई देता है। तो अगर आप इसकी बात करते हैं तो मध्य प्रदेश का जो विभाजन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये विभाजन किस तरीके से या किसमें सबसे ज्यादा विभाजित है, पठारी क्षेत्र में। अब यहां पर एक प्रश्न तो ये भी है कि मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सर्वाधिक क्या सम्मिलित है, दैट मींस विच इज इंक्लूडेड मैक्सिमम इन द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश। तो आप कहते हैं कि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा प्लेटू रीजन्स इन्वॉल्व है, यानी कि पठारी क्षेत्र सम्मिलित है। तो हम उस प्लेटू रीजन्स यानी पठारी क्षेत्र की बात कर रहे हैं, राइट। द नेक्स्ट पार्ट कम्स हियर इज कि वही ज्योग्राफिकल डिवीजन, तो हम उसको देखते हैं अब क्या है। एक तो हमने ओवरव्यू ले लिया कि क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है ना। अब हम देख लेते हैं इसको थोड़ा सा ब्रीफ करके। इस लेक्चर में मैं अभी ब्रीफ कर रहा हूं सिर्फ, क्योंकि स्लोली चल रहे हैं हम, ज्यादा नहीं। आप आराम से हजम कर लो पहले, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएंगे, है ना। तो इसको डिटेल तो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। इस लेक्चर में मैं आपको सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ही लेके जा रहा हूँ, राइट। मध्य प्रदेश को मुख्य रूप से 3 विशाल क्षेत्रों में और 7 उप क्षेत्रों में बांटा गया। 3 विशाल क्षेत्र मध्य उच्च प्रदेश है, पर्वतीय क्षेत्र है और पूर्वी पठार है, ठीक है। ये तो 3 मध्य प्रदेश हो गए। उसके बाद सेंट्रल इंडियन प्लेटू हो गया, मालवा प्लेटू हो गया, बुंदेलखंड प्लेटू हो गया, रीवा पन्ना का प्लेटू हो गया या विंध्य कंगारी रीजन हो गया, नर्मदा सोन वैली रीजन हो गया, फिर सतपुड़ा मैकल श्रेणी हो गई, उसके बाद आपका पूर्वी पठार हो गया। ये 7 उप क्षेत्र हैं। देखो 1 2 3 मुख्य क्षेत्र, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 और 7, है ना। ये देखो ये उप क्षेत्र हो गए 7, 5 यहां पर आए और 2 वहां पर आए, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, 3 विशाल क्षेत्र हैं, 3 मेजर रीजन्स हैं, 7 सब रीजन्स हैं। मध्य उत्तर प्रदेश सेंट्रल हाईलैंड्स की जब मैं बात करता हूं तो ये मालवा का पठार है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा भाग यही है, 28%। मध्य प्रदेश की कुल भूमि का लगभग 28% अकेला यही घेरता है, और यहाँ की आबादी भी सबसे ज्यादा है। भैया इंदौर इसी में आता है, मध्य प्रदेश का सबसे पॉपुलस सिटी है। यहाँ की जलवायु दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताई थी किसने, फाहियान ने। चीनी यात्री गुप्त शासन काल में एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो था, उसके टेनुअर में, उसके शासन काल में 399 एडी में एक चाइनीज ट्रेवलर इंडिया आया जिसका नाम फाहियान था। ये चीन से आया था। जब ये भारत आया तो इसने भारत भर में घूमा गुप्ता एम्पायर के एरियाज को और कहा कि मध्य प्रदेश जो है, मतलब सेंट्रल स्टेट जो है इस एम्पायर का, वो सबसे बेस्ट क्लाइमेट लिए बैठा है, सबसे बेहतरीन जगह है घूमने के लिए।
काली मिट्टी यहाँ पर सबसे ज्यादा पाई जाती है, इस वजह से आपको यहाँ पर सबसे ज्यादा कपास की खेती दिखती है, यानी कॉटन की। आप इंजीनियर्स को बहुत अच्छे से समझते होंगे, सॉइल तो आपने बहुत डिटेल पढ़ाई होगा, राइट। तो 20% टोटल एरिया ये मध्य प्रदेश का कवर करता है। बेस्ट क्लाइमेट इसे किसने कहा था? फाइयान ने। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, ये भी पूछा जा सकता है और इतिहास से और भूगोल से मिक्सअप बनता है कि किस चीनी यात्री या किस विदेशी यात्री ने मध्य प्रदेश की जलवायु को विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया? आप कहेंगे फाहियान नाम की एक चीनी यात्री ने विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया था मध्य प्रदेश को। और ये कब आया था? ये गुप्ता एरा में भारत आया था, ये गुप्त काल में भारत आया था, इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपके लिए एक फैक्ट हो गया, इंपॉर्टेंट, ये किताबों में नहीं होता इसलिए मैं अलग से दे रहा हूं, इसको स्टार लगा दिया है, लिख लेना भैया, इस पर डाल देना IMP, इनको मत पढ़ना, इनको कभी मत पढ़ना, ठीक है, क्योंकि पेपर में आ जाएगा, पेपर में आ जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो काय को पढ़ो। ज्योग्राफिक डिवीजन, भू आकृतिक विभाजन, मध्य भारत का पठार, सेंट्रल इंडियन प्लेटू। जब हम इसकी बात करते हैं, इसे हम सरसों की हांडी कहते हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है, मतलब मुख्य रूप से भिंड, मुरैना, श्योपुर, ये 3 जिलों में सरसों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ना सिर्फ सरसों की हांडी की बात कर रहा हूं, मस्टर्ड बाउल की बात कर रहा हूं, इसे येलो रिवॉल्यूशन फील्ड के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं इसमें? कितने डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं? 3 डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। पीली क्रांति क्षेत्र, पीली क्रांति क्षेत्र, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन इन्हीं एरियाज में होता है, सबसे ज्यादा सरसों का उत्पादन इन्हीं एरियाज में होता है। मुख्य रूप से 3 जिले शामिल हैं, भिंड है, मुरैना है और श्योपुर है। क्या क्या है? भिंड है, मुरैना है और श्योपुर है। बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड प्लेटू की मैं बात करूं, यहां लाल नीली पीली मिट्टी पाई जाती है ना, रेड एंड येलो। देखो रेड सॉइल प्योर कहीं नहीं मिलती भाई, जहां भी मिलेगी आपको रेड एंड येलो ही मिलेगी, पूरी लाल मिट्टी कहीं नहीं होती, लाल पीली मिट्टी कहते हैं उसको, है ना, दोमट भी होती है, ये असल में मिक्सचर होता है इस वजह से। फिर रीवा पन्ना का पठार, इसे विंध्यन कगारी प्रदेश कहते हैं, इट इज नोन एज विंध्यन एस्कार्पमेंट रीजन, राइट। एस्कार्पमेंट रीजन क्या होता है? आप ऐसे समझ लो, कगारी बहुत लंबे समय तक पर्वतीय क्षेत्र के किनारों पर अपर्दन यानी इरोजन होने की वजह से जो कटाव होते हैं, जो कट्स बनते हैं, उनसे शार्प एजेस ऑफ माउंटेन जो बनते हैं, उसी को कगारी कहते हैं। दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ अ प्रोसेस ऑफ एरोजन, जो एक्सटर्नल फोर्सेस ऑन अर्थ की वजह से होती है, जैसे कि हाई स्पीड विंड्स, हैवी रेनफॉल एटसेट्रा, राइट, जिनकी वजह से कटाव कगारी कहलाते हैं। तो ये वो क्षेत्र है रीवा पन्ना का जहां विंध्य जो है कगारी हो जाता है, विंध्यन माउंटेन। फिर नर्मदा सोन घाटी राज्य का सबसे निचला हिस्सा है, डीपेस्ट पार्ट, सबसे गहराई वाला भाग, और ये मध्य प्रदेश का सबसे अधिक भूकंप संभावित क्षेत्र भी है। भूकंप संभावित क्षेत्र, प्रोबेबल रीजन ऑफ अर्थक्वेक, राइट, भूकंप संभावित क्षेत्र। द मोस्ट प्रोबेबल अर्थक्वेक रीजन ऑफ मध्य प्रदेश इज नर्मदा सोन वैली, यानी नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्र मध्य प्रदेश का मोस्ट प्रोबेबल अर्थक्वेक जोन माना जाता है, भूकंप संभावित क्षेत्र माना जाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है। अगला सतपुड़ा मैकल श्रेणी के बारे में हम पढ़ेंगे। ये मध्य प्रदेश के साउथ में स्थित है, ये मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा लगाता है। ये पर्वत खत्म होने के बाद मध्य प्रदेश की सीमाएं भी खत्म होने लगती है। इसकी सबसे ऊंची चोटी बेटा धूपगढ़ है, पचमढ़ी में मिलती है। कहां पर? महादेव पर्वत श्रेणी पर या महादेव पहाड़ पर, महादेव हिल पर। ये 1350 मीटर हाई है, यानी कि समुद्र तल, सी सरफेस से इसकी हाइट 1350 मीटर है। ये हाइट जरूर याद रखनी है कि मध्य प्रदेश की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ पचमढ़ी में महादेव इस हिल पर स्थित है और इसकी सर्वाधिक ऊंचाई 1350 मीटर है। ये चीज हमें याद रखनी है बस सिंपल, सतपुड़ा मैकल रेंज के लिए, राइट। फिर पूर्वी पठार बघेलखंड आता है, इट इज रिच इन मिनरल्स। तांबा ले लो, जैसे कि कॉपर, जैसे कि आप ब्रास ले लो, पीतल, या कि फिर आप किसी भी और टाइप का, लाइक जो व्हाट एवर यू वांट टू टेक द मेटल्स, ज्यादातर वो आपको यहाँ मिलेगा। कोयला तो एनरिच्ड फॉर्म में भरा हुआ है, राइट। जो बघेलखंड का पठार है, इट इज रिच इन मिनरल सर। तो यहाँ मुख्य रूप से चावल की खेती होती है, कारण सिर्फ एक है, लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी है, रेड सॉइल है, सूटेबल फॉर द राइस। दैट्स व्हाई राइस की खेती यहाँ पर सबसे ज्यादा होती है। मध्य प्रदेश को अगर 2 रीजन्स में आप बांटो तो ईस्टर्न मध्य प्रदेश, जैसे धार हो गया, झाबुआ हो गया, खरगोन हो गया, बड़वानी हो गया, खंडवा हो गया, बुरहानपुर हो गया, देवास हो गया, हरदा हो गया, सबसे ज्यादा कपास है, कॉटन। उसके बाद दूसरे नंबर पर यहाँ जैसे उज्जैन इंदौर वाले बेल्ट में चले जाओगे, सोयाबीन है। होशंगाबाद नर्मदापुरम वाले बेल्ट में आ जाओगे, गेहूं है। वहीं अगर आप पूर्व में बालाघाट चले जाओ, छिंदवाड़ा चले जाओ, आप मंडला चले जाओ, सबसे ज्यादा चावल है ना। तो बहुत बेसिकली अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से नॉर्थ में चले जाओगे, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर टाइप के क्षेत्र में, तो तिलहन की फसलें सबसे ज्यादा है। स्पेशली आपको बाजरा भी मिलेगा, लेकिन सरसों तो भाई साहब कमाल है वहां पर, इसलिए उसका नाम
येलो रिवॉल्यूशन फील्ड है। तो भैया दीज आर दी पार्ट्स ज्योग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। हालांकि ये पार्ट्स पूरे नहीं हुए, इनको हमें डिटेल्स देखना होगा, तो वो डिटेल्स देखने के लिए आपको एक लेक्चर और इंतजार करना पड़ेगा। आज के लेक्चर में हम लोग सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, इसको थोड़ा सा एक बार अच्छे से देखिए, समझिए, जिसके बाद हम इनको डिटेल करेंगे तो हमें ज्यादा और अच्छे से वो समझ में आएगा और बहुत जल्दी याद हो पाएगा। चलिए पढ़ते रहिए भैया, अगले लेक्चर में नेक्स्ट पार्ट के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। आज के लिए इस लेक्चर में आपके जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।